बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एंजाइम्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एंजाइम किसे कहते हैं, एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं और फिर ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर लेती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि एंजाइम क्या है। लेकिन एंजाइम का इंट्रोडक्शन करने से पहले यहाँ पे एक और टर्म आता है जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? हमारे बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज है, जितने भी केमिकल एक्टिविटीज होते हैं, उन सारों को कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस आते हैं, ये सारे के सारे कहलाते हैं मेटाबॉलिज्म। तो फिर इस मेटाबॉलिज्म के बहुत ज्यादा एग्जांपल हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। उन एग्जांपल का भी यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मेटाबॉलिज्म को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। पहला यहाँ पे है एनाबॉलिज्म और दूसरा है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। एनाबॉलिज्म के बारे में अगर हम देख लें तो एनाबॉलिज्म का मतलब है कि बिल्डिंग अप लार्जर मॉलिक्यूल फ्रॉम स्मॉलर वंस। यहाँ पे क्या है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बड़े मॉलिक्यूल्स को बना लेते हैं, इसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। कि जब भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके किसी बड़े मॉलिक्यूल को बना लेता है तो उसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का दूसरा मतलब है कि ये एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस का मतलब ये है कि इसमें कंस्ट्रक्शन होती है किसी भी चीज की। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी कमरे की कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो वहां पे हम छोटे छोटे ईंटों को मिला देते हैं और उससे एक पूरा बड़ा कमरा बन जाता है। तो वहां पे जो छोटे छोटे ईंटें हैं तो इसका मतलब ये है कि ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है, और फिर जो बड़ा कमरा वहां पे बन जाता है तो इसका मतलब ये है कि एक बड़ा मॉलिक्यूल वहां पे बन गया। तो ये तो था एक नॉर्मल सा एग्जांपल, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर इसका कौन सा एग्जांपल है, या अगर हम बात कर ले कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कौन से एग्जांपल के शेप में मौजूद होते हैं, तो वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपने लिए फूड तैयार कर लेते हैं। लेकिन वो प्लांट्स जो अपने लिए फूड तैयार कर लेते हैं वो किस मैकेनिज्म के लिए तैयार कर लेते हैं, किस मैकेनिज्म के जरिए वो तैयार कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, और लाइट का भी यूज किया जाता है। वाटर को जमीन से एब्जॉर्ब किया जाता है रूट्स के जरिए, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब किया जाता है, और साथ में जो लाइट है उसको एटमॉस्फेयर से मतलब ये है कि सनलाइट उसको कैप्चर कर लेते हैं, प्लांट्स उसको कैप्चर कर लेते हैं, और फिर इन सारे प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट कर लेता है ग्लूकोज में, जो कि है C6H12 और O6, और उसके बाद फिर वहां पे बन जाते हैं ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देख लिया कि ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये मिल जाते हैं और यहाँ पे बना लेता है ग्लूकोज। ग्लूकोज एक बड़ा मॉलिक्यूल है, तो वहां पे वो बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, और ये मिला के बना देता है ग्लूकोज को। तो मतलब ये है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बड़े मॉलिक्यूल्स को बना लेता है। तो ये प्रोसेस हो गया फोटोसिंथेसिस का, और ये एग्जांपल है एनाबॉलिज्म का। मैं दोबारा बता देता हूँ कि एनाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके बड़े मॉलिक्यूल को बना लेता है। मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट के प्रेजेंस में इकट्ठे हो जाते हैं प्लांट्स की बॉडी में, और फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज चूंकि एक बड़ा मॉलिक्यूल है तो हम ये कह सकते हैं कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके बड़े मॉलिक्यूल को बना लेता है, और ये है एनाबॉलिज्म का एग्जांपल। इसके बाद जो अगला है वो है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब है कि ये एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। जिस तरह मैंने बता दिया कि एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, वहां पे मॉलिक्यूल्स की कंस्ट्रक्शन होती है, और फिर कैटाबॉलिज्म में जो मॉलिक्यूल एनाबॉलिज्म के अंदर बना है फिर उन मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होती है और उनकी ब्रेकडाउन होती है। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि द ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन। जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल है उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है छोटे मॉलिक्यूल्स में, तो इसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल है रेस्पिरेशन। हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होता है, लेकिन नॉर्मल लाइफ में अगर हम देख लें कि अगर एक कमरा बना है, जिस तरह मैंने बता दिया कि एनाबॉलिज्म में हम छोटे छोटे ईंटों को इकट्ठे कर लेते हैं, एक कमरा बना लेता है, और फिर जब हम उस कमरे को दोबारा तोड़ देते हैं, हम हर एक इंडिविजुअल ईंट को अलग अलग कर देते हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि एक ये कमरा बड़ा था और हमने उसको टुकड़ों में तकसीम कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि बड़े मॉलिक्यूल्स को उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है छोटे मॉलिक्यूल्स में। तो जिस तरह ये रेस्पिरेशन के अंदर होते हैं, रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट यहाँ पे बने हैं, यहाँ पे ग्लूकोज बना है और ऑक्सीजन बना है, तो बिल्कुल वही ग्लूकोज और
वो वाला ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ मिल जाता है हमारे बॉडी के अंदर, और ये प्रोसेस होता है सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और उसको कन्वर्ट कर लेता है H2O में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, और प्लस यहाँ पे ATP जिसको हम एनर्जी कहते हैं वो हमारे पास आ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा मॉलिक्यूल था जो कि ग्लूकोज का था, उसकी ब्रेकडाउन हो गई और वो कन्वर्ट हो गए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। जो मॉलिक्यूल बने थे एनाबॉलिज्म के दौरान, इस कैटाबॉलिज्म में उसकी डिस्ट्रक्शन हो गई, उसकी ब्रेकडाउन हो गई और वो छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो गए। तो फिर ये वाटर जो है ये हमारे बॉडी से निकल जाता है, उसके साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे बॉडी से वो निकल जाता है, और साथ में जो ATP मौजूद होता है इस प्रोसेस के नतीजे में जो ATP मिलता है हमें, फिर वो उसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं अपने लाइफ के जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसके ज़रिए वो हम कर लेते हैं। तो ये तो था मेटाबॉलिज्म और उसके टाइप्स। इसके बाद हम एंजाइम का डिफिनीशन कर लेते हैं कि एंजाइम किसे कहते हैं और ये किस तरीके से काम करता है। तो एंजाइम क्या है? एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि क्या करता है, स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड। एंजाइम्स वो मॉलिक्यूल है हमारे बॉडी के अंदर जो कि किसी भी रिएक्शन के अंदर वो शामिल हो जाते हैं और वहां पे उसको स्पीड अप कर लेते हैं, लेकिन खुद उसके अंदर कंज्यूम नहीं होता। कंज्यूम का मतलब ये है कि उसके अंदर यूज नहीं होता, फिर वहां पे वो खत्म नहीं हो जाता। अगर वो अपने किसी पार्ट को शेयर कर भी लेते हैं उस रिएक्शन के अंदर, लेकिन जब वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो इसने जो पार्ट उसमें शेयर किया था वो वहां से दोबारा ले लेता है और फिर एंजाइम एट द एंड जो है वो अनचेंज रहता है। तो दोबारा सुन ले कि एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि किसी भी रिएक्शन के स्पीड में इजाफा कर देता है और उसमें वो खुद कंज्यूम नहीं होता। कंज्यूम का मतलब ये है कि उसमें खुद इस्तेमाल नहीं होता। इस्तेमाल हो जाता है या अपने किसी पार्ट को इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन जब भी वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो फिर वो अपना उसने जो पार्ट इस्तेमाल किया है उस रिएक्शन में वो दोबारा वो हासिल कर लेता है। तो इस तरीके से ये एंजाइम्स काम कर देते हैं। अब अगर ये एंजाइम हमारे बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होते तो फिर क्या होता कि फिर हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होते वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाते, बहुत ज्यादा स्लो हो जाते और उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की फिर रिक्वायरमेंट होती। तो इस एंजाइम्स के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी के अंदर। और ये एंजाइम क्या है? ये एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं। प्रोटीन इन नेचर का मतलब ये है कि ये प्रोटीन से बने होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर एक तो प्रोटीन अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है, दूसरा प्रोटीन हार्मोन्स की शेप में होते हैं और तीसरा प्रोटीन एंजाइम्स की शेप में होते हैं। और ये सारे के सारे चीजें सेल के अंदर बन जाती है और फिर हमारा जिस्म उसको इस्तेमाल कर लेता है अपने डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए। यहाँ पे इस एंजाइम के अंदर दो चीजें आती है, एक को हम कहते हैं सबस्ट्रेट और दूसरे को कहा जाता है प्रोडक्ट। अब सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट का मतलब ये है कि ये एंजाइम जिस चीज के साथ रिएक्शन कर लेगा उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि जो चीजें रिएक्शन में इन्वॉल्व है, जो चीजें रिएक्शन के स्टार्ट होने में इन्वॉल्व है उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं, या उसको हम सादे से अल्फाज में रिएक्टेंट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों इन्वॉल्व है रिएक्शन के स्टार्ट होने में, तो इसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं या इसको हम सबस्ट्रेट भी कह सकते हैं। लेकिन उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट यहाँ पे बना है, जो चीज यहाँ पे बनी है, जिस तरह ग्लूकोज हो गया और ऑक्सीजन हो गया, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है। तो जो रिएक्शन को स्टार्ट कर देता है, रिएक्शन के स्टार्ट होने में जो चीजें इन्वॉल्व है उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और फिर जब वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाए और उसके नतीजे में जो चीजें हमें हासिल होती है उसको फिर हम कहते हैं प्रोडक्ट। एंजाइम के इंट्रोडक्शन करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के कौन कौन से है, एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि एंजाइम है ये प्रोटीन इन नेचर होता है। अब प्रोटीन इन नेचर का मतलब ये है कि ये प्रोटीन से बना होता है और ये सेल के अंदर बनते हैं। सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर ये बनता है, स्पेशली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, उसके हमने पिछले लेक्चर्स में इसका जिक्र किया है, वहाँ पे ये प्रोटीन्स बनते हैं। और तो मतलब ये है कि वहाँ पे ये एंजाइम बनते हैं। तो ये एंजाइम क्या है? ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं। इसके बाद है कि ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का मतलब ये है कि ये इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को, कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके रेट को ये इंक्रीज कर लेता है और इसके रेट को ये इस तरीके से इंक्रीज कर लेता है कि ये उसका जो सबस्ट्रेट होता है उसके एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। किस चीज को कम कर देता है? एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम कर देता है। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब ये है
कि अगर कोई भी सबस्ट्रेट मौजूद है, सबस्ट्रेट का मतलब जो रिएक्टेंट्स जो रिएक्शन में हिस्सा लेंगे, उसके दरमियान जो बॉन्डिंग है उसको ब्रेक करने के लिए जितनी भी एनर्जी की जरूरत होती है उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मिसाल के तौर पर इससे पहले जो मैंने एग्जांपल दिया जहां पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ वो मिल रहा था, रेस्पिरेशन वाले एग्जांपल जो मैंने बता दिया, वहां पे क्या है कि अगर लेट सपोज ये वाला ग्लूकोज है, अगर इसके दरमियान जो बॉन्डिंग वगैरह मौजूद है, इसके दरमियान ये मॉलिक्यूल्स मौजूद है और उसके दरमियान केमिकल बॉन्ड है, तो इस केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी भी एनर्जी की जरूरत होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जितने भी केमिकल्स मौजूद होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स मौजूद है, अगर उसके दरमियान जो बॉन्ड मौजूद है उसको ब्रेक करने के लिए जितनी भी एनर्जी की जरूरत होती है उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम क्या कर देती है, ये उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देती है और वो रिएक्शन जल्दी हो जाता है। इसके बाद है कि एंजाइम आर स्पेसिफिक इन एक्शन। एंजाइम स्पेसिफिक इन एक्शन का मतलब ये है कि एक खास रिएक्शन के लिए एक खास किस्म की एंजाइम की जरूरत पड़ती है और फिर वही एंजाइम किसी दूसरी रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता या वो दूसरा रिएक्शन किसी दूसरे एंजाइम की वजह से एक्टिवेट नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर ये वाला रिएक्शन था जो रेस्पिरेशन का था, इसमें जो एंजाइम्स इस्तेमाल होंगे वो फोटोसिंथेसिस वाले रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो मतलब यह है कि फोटोसिंथेसिस में जो एंजाइम्स इस्तेमाल होंगे वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल नहीं हो सकते और जो एंजाइम रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल नहीं होते। तो इसका मतलब यह हो गया कि हर एक एक्टिविटी के लिए एक खास किस्म की एंजाइम की जरूरत होती है। या मिसाल के तौर पर हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स मौजूद हैं, तो उन प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए जितने एंजाइम्स की जरूरत होती है या जिन एंजाइम की जरूरत होती है वो एंजाइम्स लिपिड्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकते या इसके अलावा वो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकते या कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो मतलब ये है कि जो रिएक्शंस होगा उसके लिए एक खास एंजाइम होगा, वो रिएक्शन किसी दूसरे एंजाइम पे एक्टिवेट नहीं हो सकता और ना वो एंजाइम किसी दूसरे रिएक्शन को एक्टिवेट कर सकता है। तो हर एक रिएक्शन के लिए अपना एक खास एंजाइम मौजूद होता है। इसके बाद जितने भी एंजाइम है ये सेल के अंदर तो प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन फिर उसके इस्तेमाल करने के दो जगह होते हैं। पहला जगह क्या है जिसको हम कहते हैं इंट्रासेल्युलर एंजाइम। इंट्रासेल्युलर का मतलब है इनसाइड द सेल। वो एंजाइम जो सेल के अंदर इस्तेमाल होते हैं वो सेल से बाहर नहीं निकलते, उन एंजाइम को हम कहते हैं इंट्रासेल्युलर एंजाइम। और जो एंजाइम सेल से बाहर निकलते हैं और फिर वहां पे अपना काम कर लेते हैं उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रासेल्युलर एंजाइम। तो जो सेल के अंदर काम कर लेते हैं उसको हम कहते हैं इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स और जो सेल के बाहर काम करते हैं उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रासेल्युलर एंजाइम। इंट्रासेल्युलर एंजाइम के एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स। माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स, माइटोकॉन्ड्रिया जो एक ऑर्गेनेली है वो सेल के अंदर मौजूद होती है। तो इसका मतलब यह है कि उस ऑर्गेनेली के अंदर जो भी एंजाइम्स मौजूद होंगे उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स और वो फिर उसी एंजाइम्स को हम कहते हैं इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स। इसके बाद जो एक्स्ट्रासेल्युलर है यहाँ पे इसका एग्जांपल है पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि मोस्टली प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं और ये स्टमक के अंदर मौजूद होते हैं। तो स्टमक एक सेल नहीं है, वो एक्टिविटी है। तो मतलब ये है कि सेल से बाहर वहां पे काम हो रहा है तो फिर उसको हम एक्स्ट्रासेल्युलर कहते हैं, लेकिन अगर सेल के अंदर वो काम कर रहे हैं वो एंजाइम्स तो फिर उसको इंट्रासेल्युलर कहते हैं। दे वर्क टुगेदर इन अ सीक्वेंस। ये सारे एंजाइम्स एक सीक्वेंस के अंदर काम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस जो यहाँ पे मैंने लिखा है ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है कि बस ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल गए और हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस कर गए। ये एक कंप्लीट रिएक्शन है जो मुख्तलिफ स्टेप से गुजरता है। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं वो हम इंशाल्लाह अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मुख्तलिफ स्टेप से ये गुजरते हैं और फिर एट द एंड हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। अब इन स्टेप्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना या मतलब ये है कि एक स्टेप का दूसरे स्टेप में कन्वर्ट होना फिर उसका तीसरे स्टेप में कन्वर्ट होना, इसके दरमियान एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। अगर वहां पे हमने एक एंजाइम को भी हटा दिया तो मतलब ये है कि फिर वो रिएक्शन आगे नहीं जा सकता। तो ये सारे एंजाइम्स एक सीक्वेंस के अंदर काम कर लेते हैं। इसके बाद एंजाइम के साथ कुछ ऐसी चीजें अटैच होती है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं और उनको हम कहते हैं कोफैक्टर्स। ये कोफैक्टर्स क्या होते हैं? ये नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। नॉन प्रोटीन का मतलब ये है कि ये प्रोटीन इन नेचर नहीं होते। जिस तरह हमने बता दिया कि एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं, लेकिन एंजाइम के साथ जो मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं फिर उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसको हम कोफैक्टर्स कहते हैं और फिर वो कोफैक्टर्स प्रोटीन्स नहीं होते, वो नॉन प्रोटीन इन नेचर होते हैं। लेकिन कोफैक्टर के तीन अकसाम होते हैं। इसमें है पहला प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा है कोएंजाइम और तीसरा है एक्टिवेटर्स। तो
तो जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और ये परमानेंट अटैच होते हैं एंजाइम के साथ। अब कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि इन ग्रुप्स के बगैर काम नहीं करता। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एंजाइम भी है जो कि इसके बगैर काम कर सकते हैं, अपनी एक्टिविटी नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे एंजाइम्स मौजूद हैं जो कि उसके बगैर ये काम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है, तो जब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और ये परमानेंटली अटैच हो जाते हैं। परमानेंट अटैचमेंट का मतलब ये है कि ये एक मरतबा एंजाइम के साथ अटैच हो गए तो फिर ये उसका एक पार्ट रहता है और फिर ये उसके साथ हमेशा अटैच हो जाता है, उस एंजाइम के खत्म होने तक ये उसके साथ अटैच होता है। इसके बाद जो कोएंजाइम है ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम ये दोनों ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, लेकिन ये प्रोस्थेटिक ग्रुप उसके साथ परमानेंट अटैच होते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में जो कोएंजाइम है ये उसके साथ परमानेंट अटैच नहीं होते। अब परमानेंट अटैच न होने का मतलब ये है कि लेट्स सपोज एंजाइम ने एक रिएक्शन में हिस्सा लेना है, जब भी वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर वहां से एंजाइम बाहर निकला जाता है और एंजाइम के साथ जो मॉलिक्यूल्स अटैच हो चुके हैं वो भी वहां से रिमूव होता है। मतलब ये है कि बस सिर्फ और सिर्फ उस रिएक्शन के दौरान वो अटैच होते हैं और फिर जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर वहां से वो रिमूव हो जाते हैं एक दूसरे से। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप परमानेंट अटैच, कोफैक्टर सिर्फ एक टाइम के लिए अटैच होते हैं फिर उससे वो रिमूव होते हैं। इसके बाद क्या है, एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स ये मेटल आयंस होते हैं और ये भी अटैच होते हैं एंजाइम के साथ, लेकिन टेम्पररी, जिस तरह कोएंजाइम है एक रिएक्शन के दौरान वो इस्तेमाल उसके साथ यूज हो जाते हैं, उसके साथ अटैच हो जाते हैं, लेकिन जब वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर वो एक दूसरे से रिमूव हो जाते हैं। तो ये थे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। इंशाल्लाह फिर हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इन एंजाइम के एक्टिविटी के ऊपर कौन सी चीज़ें असरअंदाज होती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट कर लेती है। तो इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.